नमस्कार दोस्तों, VN स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं विज्ञान का ये 20 क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन RPF जेई के लिए लाया हूँ। ये मेरा दूसरा वीडियो होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ इसमें। तो आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए, जी की खोज जो है यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज न्यूटन ने किया था, लेकिन इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। तो ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से सूचित किया जाता है और जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जी का जो विमीय सूत्र होता है, जी का विमा जो होता है वो m−1 L3t−2 होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि जी की खोज किसने किया तो न्यूटन सही आंसर हो जाता। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजेशन। और लोहा में जंग जो है, लोहे में जंग जो लगता है, जंग वो किस पदार्थ का बना होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड का बना होता है। फेरसोफेरिक ऑक्साइड का बना होता है क्या? तो लोहे में जो जंग होता है, इसका सूत्र होता है Fe2O3, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो लोहे में जंग जो लगता है वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहलाता है। और लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। तो किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में। दूसरा प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? यानी कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र हो गया। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है? तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा और या गतिज ऊर्जा दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो इसे यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पाठ के चारों ओर, पाठ नहीं अब पथ होगा, वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, कोई वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या जो है वो r दिया हुआ है और इसके चारों ओर जाने में t समय लेता है। t का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है t, और यह जो है वो इस डायरेक्शन में गमन करता है। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है वह वृत्ताकार पथ पर चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग किसके द्वारा दिया जाता है? यानी वेग बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो वृत्ताकार पथ पर घूमने का मतलब है कि वृत्त की परिधि तय करना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और यह जा रही है t सेकेंड में।
तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आर हो गई और वेग जो हो गया वस्तु द्वारा जो वेग हो गया वो भी हो गया, और वस्तु द्वारा कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि वह कुल परिधि तय कर रहा है इसलिए टोटल परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। और कितने समय में, तो टी समय में। तो वेग बराबर यानी भी बराबर क्या होता है, कुल तय दूरी, तो कुल तय दूरी 2 पाई आर हो गया बटा लगा कुल समय, तो समय टी सेकंड दिया हुआ है। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर 2 पाई आर बटा टी। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, रसवेदी अभिग्राहक स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को कहा जाता है। और अगर इसका जीभ के बारे में पूछ रहा है तो जीभ का एक मैंने अलग सा टॉपिक बना दिया है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसको आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जीभ में मैंने पूरा अच्छे डिटेल से बताया हुआ है, उसमें आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ये भी वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने मानव का जो मूत्र और वीर्य ये सब के बारे में पूरा बताया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। नर प्रजनन प्रणाली में एक टॉपिक बनाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दांत का सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है। तो दांत का सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत का भी मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। देखिए, दांतों का इनामेल जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इनामेल, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इनामेल। और हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किसके बीच कार्य करता है, तो ये हमारा शरीर जो है, शरीर का परास जो है वो 7 से 7.8 तक कार्य करता है। और वर्षा के जल का पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए, अगर 5.6 से कम हो जाए तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो अगर दांत में पीएच वैल्यू, मुंह में पीएच वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए तो वह दांत को सड़ाने लगता है, सड़ने लगता है दांत। और कैल्शियम फॉस्फेट जो है एनामेल में पाया जाता है। और हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। वर्षा का जल अगर 5.6 से कम जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो देखिए, अगर डायरेक्ट बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में बताया था। अगर सेंटीग्रेड से, अगर सेंटीग्रेड से हमको बदलना है किसमें, केल्विन में, तो क्या करेंगे कि 273 में जो मान दिया हुआ है उसे पुट कर देंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो 273 और जितना मान दिया हुआ है सेंटीग्रेड में उसको प्लस कर देंगे 78, तो हो जाएगा कितना, 351 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगर सूत्र द्वारा आप लोग निकालना चाहते हैं तो इसका सूत्र होता है C-0/5 बराबर F-32/9 बराबर R-0/4 बराबर K-273/5। तो इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो ये और ये दोनों को बराबर कर देंगे, और किसी एक का या तो सेंटीग्रेड का दिया होगा या तो के का मान दिया होगा, उसको पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। उत्तक क्या होता है, तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है, ये गलत हो जाएगा।
ये नंबर गलत हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये भी गलत हो गया। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तक किसे कहा जाएगा? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में कैसा होगा? समान होगा। देखिए कोशिकाओं से उत्तक, कोशिका से किसका निर्माण होता है? तो कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? कोशिकाओं से अ, उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तक से किसका निर्माण होगा? तो उत्तक से जो है अंग का निर्माण होता है, हमारे शरीर का अंग का निर्माण होता है। और उत्तक का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और उत्तक का कई प्रकार हैं, जैसे उपकला उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो उत्तक के बारे में भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से हो जाती है? देखिए यह है ओम का नियम, यह ओम के नियम के कारण होता है। तो ओम का नियम क्या बोलता है कि यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। इसको सिंपल भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी तार में से, यानी कंडक्टर में से या चालक में से, तार ही समझ लीजिए, अगर किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि करंट का मान प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यह वोल्टेज के समानुपाती होता है। वोल्टेज के समानुपाती होगा करंट, यानी कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। और वोल्टेज के समानुपाती होगा करंट, और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यह जो है करंट, करंट क्या होगा? तो यह रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा। तो इसका ओम का नियम का एक सूत्र होता है, ये त्रिभुज का नियम, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरह से बना लीजिए, ऊपर में हो जाएगा भी, यहाँ आई, यहाँ आर। अगर आपको भी का मान निकालना है तो आप इसे ढक दीजिए, भी को ढक दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। अगर आई का मान निकालना है तो आई को ढक दीजिए, तो इसका सूत्र हो जाएगा भी बटा आर। अगर आर निकालना हो तो आर को ढक दीजिए, तो हो जाएगा भी बटा आई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से हो जाती है? तो यह होती है ऑप्शन नंबर, ये ओम का नियम किस में है? तो आई बराबर भी बटा आर, ऑप्शन नंबर बी में है। आई बराबर क्या होता है? तो भी बटा आर। जैसे कि मैंने इस त्रिभुज में बताया कि आई का मान निकालना है तो इसे ढक दीजिए आई को, तो हो जाएगा भी बटा आर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? देखिए ये मान लिया जाए कि कोई सघन माध्यम है, इधर ऊपर सघन माध्यम है, और कोई प्रकाश की किरण इसमें जाती है सघन से विरल में, तो यह जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। इधर हो गया विरल और ऊपर हो गया सघन। तो सघन माध्यम से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से, ये देखिए ये अभिलंब है, तो अभिलंब से जो है वो दूर भागती है। और अगर प्रकाश की किरण अभिलंब, सॉरी, प्रकाश की किरण जो है वो विरल से सघन माध्यम में जाती है, सघन में जाती है, तो क्या होगा? ये देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये किधर जाएगा? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से, यानी कि इस वाले फिगर को देखिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ रही है? तो देखिए यह जो है अभिलंब से दूर भाग रही है और उसकी गति जो है वो तीव्र हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में अभिलंब से दूर, अभिलंब से यह दूर जा रहा है और गति भी बढ़ जाती है, विरल में जाने पर गति बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन जो है वो त्रिपरमाणुक होता है। ओजोन कैसा होता है ओजोन अणु? तो त्रिपरमाणुक अणु होता है, यानी कि इसमें 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 3 परमाणु होंगे। और देखिए ओजोन जो है वो किसका अपरूप है? तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है, और ओजोन का सूत्र होता है O3। इसमें ओजोन में जो है सड़ी मछली की तरह गंध आती है, और ओजोन गैस जो है वो चांदी के चमक को काला कर देती है। और ओजोन को जो सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है वो CFC गैस जो है, CFC जो फ्लोरोकार्बन जो गैस है, वो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। और अगर ओजोन की सांद्रता ज्ञात करना हो, मापना हो, तो वो डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डॉप्सन से। ओजोन की सांद्रता किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीकरण को रोकता है तथा ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को घटा देता है। और नाइट्रोजन अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन कैसा अणु है, तो वह द्विपरमाणुक अणु होता है। नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने में काम में आता है। नाइट्रोजन कहाँ काम आएगा? तो विद्युत बल्बों में, और जहाँ पर उच्च ताप मापने वाला तापमापी होगा वहाँ पर नाइट्रोजन का काम आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कस्क्यूटा जो है वह पौधे से पोषण प्राप्त करता है परजीवी के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्क्यूटा। देखिए परजीवी किसे कहा जाता है? तो परजीवी में जो है एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है। परजीवी में जो है वो एक दूसरे जीव जो है दूसरे पर आश्रित रहता है और उसे हानि भी पहुंचाता है, जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया। और एक होता है सहभाजिता या सहभोजिता। इसमें एक जीव को हानि या लाभ नहीं होता है, लेकिन दूसरे जीव को लाभ पहुंचता है। यानी एक जीव को ना लाभ होगा ना हानि होगा, लेकिन दूसरे जीव को उससे लाभ होता है। इसे सहभोजिता कहा जाता है। एक होता है परभक्षण या परभक्षी भी बोलते हैं। तो परभक्षी या परभक्षण उसे कहते हैं जब एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण कर लेता है, उसे परभक्षण कहा जाता है। और एक होता है सहजीवी, इसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ पहुंचता है। तो इसमें क्या बोल रहा था, कौन सा ऐसे परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कस्क्यूटा। अगला प्रश्न है, कौन सा फूल के केंद्र में होता है? बाह्य दल फूल के केंद्र में नहीं होता है, वो बाहर होता है। पुष्प केसर नहीं होता है, पंखुड़ियाँ नहीं होती है। तो कौन सा फूल के केंद्र में होता है? अंडप होता है फूल के केंद्र में, जिसे कार्पल बोला जाता है। तो अगर फूल के बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो इस ये फूल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो फूल के केंद्र में कौन मौजूद होगा? अंडक। अगला प्रश्न है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 kg वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भी का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, और द्रव्यमान दिया हुआ है यानी मास दिया हुआ है 0.5 kg। तो पूछ रहा है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं हाफ mv² होता है। तो मान बैठा दीजिए, आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न था। हाफ एम का मान बैठा दीजिए 0.5, अब ही स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 8 40 लगभग, सॉरी 4 जूल। ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ऐसा ही लोको पायलट टेक्नीशियन में पूछा पूछा था, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है वो C3H8 होता है। और प्रोपेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। प्रोपेन एल्केन समूह का यौगिक है। किसका है? एल्केन समूह का। एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन। तो प्रोपेन जो है वो एल्केन समूह का यौगिक है।
और देखिए एथेन जो होता है, एथेन इसका सूत्र होता है क्या, तो C2H6, ये होता है एथेन। और एक होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10, यह ब्यूटेन ब्यूटेन का सूत्र होता है। एक होता है पेंटेन, पेंटेन, तो पेंटेन का होता है C5H12। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध का मान जो है वो कम हो जाता है। देखिए ओम का नियम क्या है, यदि किसी कंडक्टर में से यानी तार में से विद्युत धारा यानी कि आई का मान अगर प्रवाहित किया जाता है तो वह वोल्टेज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा, वोल्टेज के समानुपाती होता है। और रेजिस्टेंस के व्युत कर्मानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध के व्युत कर्मानुपाती होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर स्थिर रहता है, यह किसका नियम है, तो यह है ओम का नियम। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगर करंट को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर करंट का मान कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हीलियम को छोड़कर जितने भी नोबेल गैस हैं, पहले तो नोबेल गैस कौन कौन है, तो हीलियम है, हीलियम है नोबेल नोबेल गैस। और कौन है, नियॉन है, नियॉन, आर्गन, आर्गन है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन है, और कौन है, जिनॉन है, जिनॉन है, और रेडॉन है। ये सभी क्या है, तो ये अक्रिय गैस है यानी कि नोबेल गैस है। और इनके जो बाहरी सेल में होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यानी कि कोई भी परमाणु है अगर उसके बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और उसके भीतर यानी कि भीतरी कक्षाओं में उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन होगा वह कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर इसलिए ध्यान केंद्रित किया क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक का गठन करता है। इसलिए मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान है वो स्थिति निश्चित नहीं था। तो दोस्तों आज के सेशन में 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।